पावर ब्रेकफास्ट में मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं। मार्केट की पहली रणनीति आपके सामने रखेंगे और आज बाजार का डायरेक्शन भी किस तरह का होना चाहिए ये भी समझेंगे। कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त देखें तो ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत है। हालांकि कल हमने देखा यूएस और यूके के बाजार बंद थे, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे हैं और डाउ में सपाट क्लोजिंग देखी गई है। लेकिन फिलहाल अगर एशियाई बाजारों को देखें तो वहां पर अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। करीब एचडीएक्स निफ्टी 9100 के पार कारोबार कर रहा है और जापान के बाजार में भी 1.5% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमने शुक्रवार को अमेरिकी बाजार देखे तो वहां पर सपाट क्लोजिंग कल देखी गई थी। तो एक छोटा सा अपडेट आपके लिए, लेकिन बाकी ग्लोबल संकेत इस वक्त किस तरह के मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और ये दीपांशु हमें बताएंगे। मार्केट पे पहली रणनीति बताने के लिए अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों के लिहाज से आज कौन से स्टॉक एक्शन में रह सकते हैं ये बताएंगे दीपांशु। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? कल तो यूएस और यूके के मार्केट बंद थे तो ज्यादा कुछ वहां से तो क्यूज मिलेंगे नहीं, लेकिन बाकी किस तरह के अपडेट इस वक्त निकल कर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छे ही अपडेट्स आ रहे हैं और 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट्स का मूड सुधरा है। तो एक तो बड़ी बात यह है कि इस समय अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें तो लगभग 300 अंक ऊपर है, 1.5% की तेजी आती हुई दिख रही है। वैसे तो 3 दिन का एडजस्टमेंट्स है, बट क्योंकि यूएस और यूके के बाजार बंद थे तो फिर उतने ज्यादा क्यूज नहीं एडजस्ट लेने के लिए। कल का भी अगर आप एशिया के बाजारों का ट्रेड देखें तो अच्छा ही रहा और आज सुबह भी मजबूती के संकेत आ रहे हैं एशिया के बाजारों के। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी इस समय लगभग 50-60 अंक ऊपर दिख रहा है। एक्चुअली एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है कोरोना को लेकर और इससे भी मूड में सुधार आया है। जब मैं आपको कोरोना का अपडेट दूंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ट्रम्प साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, वो वही बात जो हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से जो बाइडेन पर अटैक किया है चाइना को फेवर करने के लिए। तो एक बार फिर से ट्विटर पर चाइना और जो बाइडेन पर अटैक किया है, पर इसको बाजार कंप्लीटली डिस्काउंट कर रहा है। हांगकांग में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे तो चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी। अब वो मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग से 2-3 बड़ी बातें निकल कर आई हैं। ये जो नया नेशनल सिक्योरिटी का ड्राफ्ट है, नेशनल सिक्योरिटी बिल का जो ड्राफ्ट है वो अब सामने प्रस्ताव रख दिया गया है और इसको लेकर अब हांगकांग में प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जून में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे एक बिल जो चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा था और वो प्रोटेस्ट इतने सिवियर थे कि 6 महीने तक प्रोटेस्ट चले और इवेंचुअली चाइना ने वो बिल विड्रॉ कर लिया। अब ये जो नया बिल आ रहा है ये एक और सिवियर बिल है और ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है। तो इसके खिलाफ पिछले 2-3 दिनों से काफी सिवियर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जहां तक हांगकांग का सवाल है, फ्राइडे को काफी तेज गिरावट हुई हांगकांग के बाजार में। हालांकि मंडे के दिन अच्छा एक्शन रहा और अभी भी आप देखें तो थोड़े पॉजिटिव ही हैं हांगकांग के बाजार। पर ये एक बात है जो आगे बढ़कर एक बड़ा ट्रिगर जरूर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे। डाउ एकदम सपाट बंद हुआ पर निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई और अच्छी रिकवरी के बाद दिन की ऊंचाई के आसपास ही बंद हुआ डाउ। तो वो जो रिकवरी थी वही आप देख रहे हैं कि अब डाउ फ्यूचर्स में उसका एक्शन आ रहा है। वहीं नैस्डैक 0.5% बढ़ा। कार रेंटल कंपनी हर्ट्स जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कार रेंटल कंपनी है उसने बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन डाल दी। तो ये खराब खबर है, पर इसको बाजार ने ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया। और अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो काफी अच्छा एक्शन रहा। जहां तक यूएस मार्केट्स का सवाल है, डाउ 3% से ज्यादा ऊपर था और S&P 500 और नैस्डैक भी 3% की गेन्स के साथ बंद हुए। चाइना और यूएस की जो टेंशंस बढ़ रही हैं उससे तेल पर दबाव जरूर रहा, पर अभी थोड़ी देर पहले रशिया ने कमेंट्स किए हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके डिमांड और सुधरेगी। तो इससे तेल को सहारा मिल रहा है। $35 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। WTI भी $34 के आसपास है। तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जहां तक तेल के प्राइसेस का सवाल है। तो ज्यादातर करके आप कह सकते हैं कि ग्लोबल क्यूज अच्छे ही दिख रहे हैं इस समय। चलिए, फिलहाल ग्लोबल क्यूज तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दीपांशु कोरोना पर भी अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। वहां पर किस तरह के संकेत है और आप तो ये भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन का जो काम है वो भी तेजी से चालू हो रहा है, तो किस तरह के अपडेट आ रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं पहले आपको कोरोना पर अपडेट दे देता हूं। अब 56 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी अब तेजी से 3.5 लाख के आसपास पहुंच रही है। कल जब मैं आपको अपडेट दूंगा तो ये 3.5 लाख के ऊपर चला जाएगा जहां तक मरने वालों की संख्या है। अब तक 23.5 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं इलाज के बाद। भारत में कंसर्न्स बहुत हैं। फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे तो भारत में 1,18,000 लोग प्रभावित थे। आज भारत में 1,45,000 लोग प्रभावित हैं। तो रोज की आप एवरेज देखें तो 6 से
7,000 नए मामले आ रहे हैं भारत में, बल्कि सैटरडे के दिन 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, जो कि काफ़ी खराब दिन था। मरने वालों की संख्या भी अब 4,200 के करीब पहुंच गई है। 60,000 लोग अभी ठीक हो गए हैं, पर अब रैंकिंग्स में भारत 10वें नंबर पर आ गया है। फ्राइडे को हम 11वें नंबर पर थे, ईरान के पीछे। अब हम ईरान के ऊपर आ गए हैं और 10वें नंबर पर हैं कुल प्रभावित लोगों में। और मरने वालों की संख्या में देखें तो भारत 15 नंबर की रैंक पर है। मुंबई में अब 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और इस समय 32,000 लोग प्रभावित हैं और महाराष्ट्र में 52,000 लोग प्रभावित हैं। तो महाराष्ट्र सबसे प्रभावित स्टेट है और उससे ज़्यादा उसमें मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित सिटी है और यहाँ पर आंकड़े अच्छे नहीं हो रहे हैं। बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पर भी हाल अभी भी बुरा है। अमेरिका में 17 लाख से ज़्यादा मामले हैं और अब मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुँच चुकी है। ब्राज़ील में देखें, जहां पर हम लगातार बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है, अब ब्राज़ील नंबर 2 पे आ गया है कोरोना के कुल मामलों में। 3,75,000 लोग प्रभावित हैं जहां तक ब्राज़ील का सवाल है इस समय, और 23,500 लोगों की मौत हो गई है। रशिया भी कंसर्न है, 3.5 लाख लोग यहाँ पे भी प्रभावित हैं। ढील की बात करें तो कैलिफोर्निया, जिसने सबसे पहले यूएस में लॉकडाउन लगाया था, अब वो कुछ ढील दे रही है। कुछ कामकाज वहां पे शुरू हो रहा है, कुछ पब्लिक स्पेसेस खुल रहे हैं। और जापान, जहां पर इमरजेंसी एक्सटेंड हो गई थी, अब 5 राज्यों से जापान इमरजेंसी हटा रहा है। तो ये तो रही लॉकडाउन से ढील। अब जो वैक्सीन और बाकी अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ये यूएस की ही कंपनी है नोवोमैक्स, जिसका फर्स्ट फेज ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है और ये कह रहे हैं कि जुलाई तक इस फर्स्ट फेज के रिजल्ट्स आने चाहिए और उसके बाद ये फेज 2 शुरू करेंगे, जिसमें एक्सपैंडेड लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। वहीं चाइना में भी एक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से अच्छे संकेत आ रहे हैं। जितने भी लोगों पर टेस्ट किया गया उन सभी की बॉडीज में एंटीबॉडीज क्रिएट हुए और कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। 36 लोगों पर टेस्ट किया 18 से 60 की उम्र के बीच में, सभी पर एंटीबॉडीज पाए गए और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जाकर इसकी क्या डिटेल्स आती हैं। पर ये तो रही वैक्सीन की सवाल, 2 अच्छे संकेत हैं। वहीं जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, इसके इस्तेमाल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्टडी कर रहा था, जिस पर उन्होंने अभी रोक लगा दी है सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। हम जानते हैं कि इस वैक्सीन के, इस दवाई के ऑलरेडी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो इस स्टडी पर इस समय रोक लगा दी गई है सेफ्टी इफेक्ट्स को लेकर। तो ये एक खराब संकेत है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में HCQ का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात है कि WHO ने कोरोना के सेकेंड वेव या दूसरी लहर की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में अगर आपने जल्दी ढील दे दी तो फिर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आने वाली सेकेंड वेव और भी सिवियर हो सकती है और फिर नए इन्फेक्शंस आपको मिलेंगे। और ऑलरेडी इसके थोड़े संकेत चाइना में इस समय देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़े। फिलहाल थोड़ी टेंशन है अभी भी, और अगर ग्लोबल मार्केट से देखेंगे तो संकेत इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे। अगर FIS की बात करेंगे, यानी उनके विदेशी निवेशकों की माफ कीजिएगा, तो वहां पर शुक्रवार को कैश मार्केट में करीब 1354 करोड़ की बिकवाली देखी गई थी। घरेलू निवेशकों ने भी बिकवाली की थी, करीब 340 करोड़ की बिकवाली यहां पर DIS की तरफ से देखी गई है। लेकिन वायदा बाजार में FIS की तरफ से यहां पर 882 करोड़ की खरीदारी देखी गई है। तो ये है संस्थागत निवेशक के आंकड़े। तब इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। सर गुड मॉर्निंग। अभी दीपांशु बता रहे थे संकेत तो अच्छे हैं फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, लेकिन एक खबर पर आपकी राय लेना चाहेंगे। अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और कोरोना के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। अब वो 3.5 लाख के पास पहुंच गए जो मरने वालों की संख्या है। इन तमाम ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए पूजा, इसमें कोई डाउट नहीं कि 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद जब ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत मिले तो ढेर सारे हैं, कुछ अच्छे भी कुछ खराब भी। एक तो जो अमेरिका में एक कंपनी कह रही है कि भाई वो ह्यूमन ट्रायल्स में जा रही है और पहले फेज का शुरुआत कर रहे हैं, उस पर बाजार रिएक्शन दे रहे हैं। तो अच्छी खबरों पर अमेरिका के फ्यूचर्स का रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। लेकिन उसके साथ ही एक चीन की और कंपनी है, वो भी दवा की ट्रायल शुरू कर दी है। तो अब कहीं न कहीं वैक्सीन की तरफ धीमे धीमे आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ खराब खबरों में एक तो WHO ने चेतावनी दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई अगर लॉकडाउन खोला तो ध्यान रखिए कहीं दूसरी वेव फिर से ना आ जाए कोरोना की।
वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस दवा के इस्तेमाल को लेकर जो ट्रम्प साहब बड़े उत्साहित हो रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया, आपको याद होगा कि नहीं ये दवा बहुत अच्छी है और ये सब हमें इलाज मिल गया। अब वो भी नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, वहां पर भी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोरोना के मामलों, हालांकि कहीं कोई उनमें कमी नहीं है, न हमारे यहाँ है न अमेरिका में, लेकिन बाजारों ने उस पर रिएक्शन देना थोड़ा कम कर दिया है। सिंपल बात है कि बाजार में तो कोरोना के मामलों पर रिएक्शन दे रहे हैं। दूसरी बात है कि जो चीन को धमकाने वाली बात फिर से ट्रम्प साहब ने कही, मुझे लगता है इस बार भी इसलिए रिएक्शन उस पर नहीं है क्योंकि उनका निशाना जो बाइडेन पर ज्यादा है बजाय चीन के। उसको वो इलेक्शन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं मिले जुले संकेत है, लेकिन चूंकि अमेरिकी फ्यूचर्स ने यह डिसाइड किया कि वो वैक्सीन वाले मामले को ज्यादा तवज्जो देंगे और तेजी की तरफ रहेंगे, तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट से उस लिहाज से संकेत थोड़े बेहतर है। प्लस एक और जो चीज थी आपकी हांगकांग को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी कानून को लेकर, वो भी अब आपके सामने बाहर आ चुकी, तो अब नया ट्रिगर वहां पर भी नहीं है, तो थोड़ी रिकवरी हांगकांग में भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ग्लोबल संकेत हफ्ते की शुरुआत करने के लिए बेहतर है। ओके, ठीक है, तो ग्लोबल संकेत बेहतर हैं, तो इसको देखते हुए फिर आज के लिए रणनीति क्या होगी, अहम स्तर क्या होंगे आज के लिए? देखिए पूजा, आपको याद होगा शुक्रवार को भी दोपहर में 2:30 बजे भी और 3:20 पर भी हमने ये कहा था कि आज आपको सारे शॉर्ट काट लेने चाहिए। बाजार यहाँ से बाउंस करने को तैयार है। 16,800 17,100 निफ्टी के लिए एकदम परफेक्ट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, और 17,100 का ही लो बनाया और वहां से रिकवरी भी करने की कोशिश आखिरी घंटे में की है। मुझे लगता है वो रिकवरी आगे भी जारी रहेगी। जो अहम सपोर्ट है निफ्टी पर अब वो आज के लिए 8,875 8,950 की रेंज में रहेगा इंट्राडे के लिए, और ऊपरी स्तर पर 9,150 9,200 ये रेंज हो सकती है, और बहुत हो गया तो 9,250 तक भी जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 16,800 17,100 बेहद मजबूत सपोर्ट है। 17,500 17,850 की तरफ बैंक निफ्टी की भी जाने की कोशिश हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप तेजी की तरफ रुझान बनाकर चल सकते हैं, और बहुत गैप से न खुले तो आपके लिए खरीदारी की राय होगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुबह सुबह बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, जिस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, आप तेजी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। चलिए, अब ये तो है बाजार पे रणनीति, लेकिन खबरों के लिहाज से और नतीजे भी काफी सारे आए ओवर अ वीकेंड, तो कहाँ नजर रखनी है आपको, किस तरह का एक्शन उधर देखने को मिल सकता है, ये भी समझ लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो HDFC लिमिटेड इसके नतीजे आए थे, और आप देखिए जो प्रोविजंस थे ये काफी ज्यादा बढ़ के आए हुए हैं, और इसके अलावा जो ब्याज आय है करीब 14% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा जो है करीब 21% तक कम होता हुआ दिखा है, लेकिन जो अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर है। जो ग्रॉस NPAs है, नेट NPAs है, वो हमने देखा काफी ज्यादा स्टेबल है। ग्रॉस NPAs 1.99% पर आते हुए दिखे, 1.4% से बढ़कर, लेकिन वो जो कोरोना इम्पैक्ट है वो इस बार एसेट क्वालिटी में भी देखने मिला था। नॉन इंडिविजुअल लोन्स में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.4% पर आते हुए दिखे, 3.3% से बढ़कर। और जैसे कि मैंने कहा कि कुल मिलाकर जो मुनाफा है वो कोरोना वायरस और साथ ही जिस तरह से प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखे, इसी के चलते थोड़ा सा कमाता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज बाटा, इस पर भी नजर रखें क्योंकि जो नतीजे आते हुए दिखे वो अनुमान से हल्के से ही कमजोर है। जो आय है करीब 9% तक कम होती हुई दिखी है, 620 करोड़ पर। साथ ही कामकाजी मुनाफा और मार्जिन आप देखिए डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बदलाव हुए हैं उसके चलते आपको 47% तक का जंप आपको कामकाजी मुनाफे में दिखेगा, 139 करोड़ पर। मुनाफा दूसरी तरफ आप देखिए 57% तक, ऑलमोस्ट 57% तक कम होता हुआ दिखा है, 38 करोड़ पे आया है। और साथ ही मैनेजमेंट का यही कहना था कि पहले 2 महीने में अच्छी बिक्री होती हुई दिखी, लेकिन मार्च में थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होता हुआ दिखा था। इसके चलते ओवरऑल नंबर्स पर असर आता हुआ दिखा है। जस्ट आयल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इस तिमाही में जो आय है करीब 1% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है 32% पर आते हुए दिखे, 25% से बढ़कर, और ओवरऑल जो मुनाफा है वो भी करीब 21% पर 21% तक की ग्रोथ हमें दिखा रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक, आप देखिए ये इसके जो नंबर्स हैं स्लाइटली बेटर आए हैं। ब्याज आय करीब 40% तक बढ़ती हुई दिखी, और प्रोविजंस इस बार थोड़े से कम दिखेंगे आपको, क्योंकि पिछली बार प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा थे, और प्रोविजंस इस बार
412 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही एसेट क्वालिटी इस बार आप नजर कीजिए, GNPA 2.8% से घटकर 2.6% पर आते हुए दिखे हैं। लेकिन ये पहली बैंक है जिन्होंने सैलरी कट भी लिया है। इनके MD और CEO ने भी अपने कंपनसेशन में यहाँ पे 30% कम कंपनसेशन इस बार लेंगे कोरोना वायरस के चलते। साथ ही आज वेदांता पर आप नजर रखिए, क्योंकि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से शेयरधारकों के लिए ई वोटिंग शुरू हो चुकी है। 24 जून तक शेयरधारक इस पर वोटिंग कर पाएंगे। भारतीय एयरटेल सूत्रों के मुताबिक प्रोमोटर्स की ब्लॉक डील के जरिए 3.25% हिस्सेदारी बेचने की आज योजना है। 15 करोड़ शेयरों की बिक्री से करीब 7,600 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और जो फ्लो प्राइस है वो 558 रुपए 558 रुपीज प्रति शेयर बताई हुई है, जो क्लोजिंग प्राइस से करीब 6% के डिस्काउंट पर है। और आखिर में सीक्वेंस साइंटिफिक इस पर नजर करिए, क्योंकि सीए हार्बर इन्वेस्टमेंट ने 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाया है। 86 के भाव पर करीब 650 करोड़ शेयर्स खरीद सकती है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो आज इस पर भी नजर है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स थे जहां पर कि आज एक्शन है, काफी सारे नतीजे और खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा हम आपको बता देते कि आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी। नीलेश जैन की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें वो ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 3,135 का और 3,250 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं ब्रिटानिया में खरीदारी। यह है पहली कॉल। और चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय आ रही है। कैश सेगमेंट में यहाँ पर खरीदारी करिए 727 के लेवल पर। स्टॉप लॉस होगा 706 का और आज के लिए आपको 757 से 770 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया और औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज भारतीय बाजार कैसा लग रहा है आपको और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए भारतीय बाजार तो ऐसे ही साइडवेज जोन में रहेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट भी साइडवेज जोन में रहा है और वहां पर डाउ जोन्स जो है वो एक मेजर लेवल के आसपास में चल रहा है। अगर वहां एक बड़ा ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा तो यहाँ भी रैली होगी। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो पूजा मेरा ऐसा मानना है कि आज निफ्टी से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो भारतीय एयरटेल में रहेगा। काफी बढ़िया रिजल्ट आए थे, नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकआउट आया था और जो 558 की फ्लोर प्राइस है 560 के अराउंड अगर स्टॉक मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी 560 के अराउंड 1.5 से 2 साल का नजरिया बना के भारतीय एयरटेल में निवेश करना चाहिए। अभी फॉर द टाइम बिंग निफ्टी को भूल के टेलीकॉम पे नजर रखनी चाहिए और टेलीकॉम में भारतीय टॉप पिक है। आ रही है भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं जिस तरह के नतीजे भी यहाँ निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा राकेश जी कोई और स्टॉक है जहाँ पर क्या आप खरीदारी करने की राय देंगे? पूजा टेलीकॉम को छोड़ के जो दूसरा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अगले 1-2 दिन के लिए अच्छा लगता है वो है सीमेंट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वहां पर श्री सीमेंट पे खरीदारी की राय है। 19,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और 21,250 के लक्ष्य के लिए श्री सीमेंट को लेने की राय है। टेलीकॉम स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और श्री सीमेंट यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी सुबह सुबह समय देने के लिए। तो चलिए अब ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके स्क्रीन पर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति वहां होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक एक करके रणनीति आपसे समझना चाहेंगे। पहले तो गोल्ड बताइए, आज यहाँ क्या करें? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं गोल्ड में कोई बड़ी तेजी नहीं आ पा रही है, ना ही मंदी आ पा रही है। जिस ढंग से हमने देखा है मिक्स फंडामेंटल मार्केट में इस वक्त चल रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होते हुए जा रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है। साथ में कुछ स्टिमुलेशन मेजर्स जैसे जापान ने लिया है उसके से दबाव जरूर है। बट सेकंड साइड हम देखते हैं यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक गोल्ड इंटरनेशनल की बात करें जब तक $1720 के नीचे जाके होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है 1756 का लेवल देख सकते हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 46,500 से लेकर 47,500 का 1,000 रुपए का ये ब्रॉडर दायरा बन चुका है। तो आज के सेशन में हमें लगता है 46,800 की रेंज में लेके चलिए। अप साइड में हमें 47,300 तक के लेवल लग रहे हैं। ओके, ये है रहा गोल्ड पर। इसके अलावा कच्चा तेल अजय यहाँ क्या करना चाहिए, आप खरीदारी करके चले? मुझे बिल्कुल कच्चे तेल में ये एक सरप्राइज मूव था। पिछले 15 दिन से वन साइड हमने रैली आते हुए देखी, बीच उसमें थोड़े बहुत करेक्शन थे, बट अभी भी हमें लगता है कि जो लॉकडाउन ओपन हो रहे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। बट अगेन यूएस और चाइना है
ये कहीं ना कहीं एक विराम लगा सकता है डिमांड पे। तो आई थिंक आज के सेशन की अगर प्योर इंट्राडे की बात करें तो पॉजिटिव लग रहा है ट्रेंड। एमसेक्स पे हमने कल के सेशन में 2% की तेजी आती हुई देखी, और खास करके ब्रेंट की अगर बात करें तो कंफर्टेबली $35 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये काफी बड़ा ट्रिगर है। तो आई थिंक आज 25-70 की रेंज में लेके चलना चाहिए। अप साइड में हमें लगता है 2650 से 2700 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये राय क्रूड और गोल्ड पर दोनों में ही खरीदारी की राय। इसके अलावा बेस मेटल्स और रुपी, यहाँ पर भी राय दीजिए अजय, क्या करने की रणनीति होगी आज के लिए? अगर बेस मेटल की बात करें तो कॉपर ने पिछले 2 महीने में एक शानदार रिकवरी दिखाई। हमने देखा था कि कंसर्न्स के चलते प्राइसेस 350-360 तक के भी लेवल हमें देख चुके थे, बट अब अच्छी शानदार रिकवरी है। अनलेस एंड अनटिल 400 के नीचे सस्टेन नहीं करता है प्राइसेस, हमें लगता है स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव साइड मूव करेगा। आज की अगर प्योर इंट्राडे की अगर बात करें तो 414 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। अप साइड में हमें लगता है जो प्रीवियस वीक में हमने देखा था 417 तक का लेवल दिखा सकता है, और ये लेवल तोड़ने पे 420 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। और अगर हम इंडियन मार्केट में यूएसडी आईएनआर की अगर बात करें तो पिछले 10 दिन में हमने देखा कि 7620 एक बड़ा हर्डल बन चुका है यूएसडी आईएनआर के लिए। और जिस दिन से इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि डॉलर में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ते हुए जा रहा है, तो आई थिंक आज भी ये स्ट्रेंथ दिखाई देगा। तो 75-80 की रेंज में यूएसडी आईएनआर को बाय करना चाहिए। 75-65 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब साइड में 76 से 7620 का इमीडिएट टारगेट रहना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, क्रूड, कॉपर और रुपी सभी में आज खरीदारी करके आप चल सकते हैं। चलिए, अब ये तो था कमोडिटी मार्केट का एक्शन, लेकिन आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेर सारी हैं। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, एफआईआई यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। रिपोर्ट्स ढेर सारी आज। सबसे पहले आप देखिए एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए थे, और नतीजे अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते सीएलएसए ने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 3030 रुपये से घटाकर 2240 कर दिया। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2155 रुपये के लक्ष्य के लिए, और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1800 रुपये के लक्ष्य के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आए थे, नतीजे देखिए ठीक ठाक देखने को मिले थे, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन ये कह रहे कि इनकी जो लोन बुक का अधिकतर हिस्सा है वो एनबीएफसीज को जाता है और मोरेटोरियम के अंदर है, जिसके चलते ये मान रहे कि एसेट क्वालिटी पर आगे जाकर दबाव देखने को मिल सकता है, और क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी। 13 रुपये का मात्र लक्ष्य दिया है, करीब 18 रुपये 85 पैसे की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 18 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की एक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने अपनी फोकस लिस्ट में बदलाव किया है। फोकस लिस्ट में इससे पहले जो है आईसीआईसीआई बैंक शामिल हुआ करता था, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है। कंपनी ने रिप्लेस करके इसे भारतीय एयरटेल से बदला है, और भारतीय एयरटेल पर ये ज़्यादा बुलिश है, कह रहे कि कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा मजबूत है, और आगे जाकर इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। एशियन पेंट्स पर फोकस रखेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। रेटिंग डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कटौती की है, लक्ष्य 1900 से घटाकर 1620 रुपये कर दिया है, और एक कह रहे हैं कि आगे जाकर भी हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ और बिक्री पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जहाँ पर आज फोकस रखना है, आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तमाम रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए।